धवलपुर एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी अपनी माँ और भाई सूरज के साथ रहता था। राजू अपने भाई सूरज के साथ मिलकर चिकन बिरयानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। अच्छा माँ, तो हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना और अगर रामलाल सेठ मिले तो उससे ज्यादा बहस मत करना बेटा। हाँ माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों भाई चिकन बिरयानी का ठेला लेकर चौराहे की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर राजू अपना काम शुरू कर देता है। बस थोड़ी और मेहनत, फिर शायद आज की कमाई से गुजारा हो जाए। हे भगवान, आज का दिन अच्छा जाए। तभी राजू के भाई सूरज की नजर सामने से आ रहे रामलाल सेठ पर पड़ती है। सूरज उसे देखकर घबरा जाता है। भाई, मालिक आ रहे हैं, गली के रामलाल सेठ। राजू की आंखों में चिंता उतर आती है। तभी एक मोटे पेट वाला आदमी भारी मूछें और चमचमाते कपड़े पहनकर आता है। ये है गली का रामलाल सेठ। ओ राजू, फिर से यही गली में ठेला लगा दिया। कितनी बारी कहा है ये जगह मेरी है, किराया देगा या ठेला उठवा दूंगा। मालिक, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही ठेला है जिससे मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ। ये गरीबी की कहानी मुझे मत सुनाओ। पैसे लाओ वरना ठेला हटा दूंगा। राजू के चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। सूरज को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुप था। भाई, हम हमेशा इनके ताने सुनते रहते हैं। क्या करे सूरज, मेहनत के बावजूद भी कभी कभी परिस्थिति इंसान को झुका देती है। रामलाल सेठ ठेले की ओर बढ़ता है और एक प्लेट चिकन बिरयानी उठाकर बिना पैसे दिए खाने लगता है। अरे वाह, स्वाद तो बढ़िया है, पर तेरी किस्मत खराब है राजू। देखता हूँ कितने दिन तक चलता है तेरा धंधा। वो ठहाका लगाते हुए चला जाता है। राजू और सूरज उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। भाई, हम इनको जवाब देंगे। एक दिन हम इतनी तरक्की करेंगे कि यही लोग हमसे उधार मांगेंगे। राजू सूरज की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कहीं एक उम्मीद की किरण चमक उठती है। इसके बाद शाम को दोनों भाई घर की ओर चल देते हैं। रात का समय। राजू का छोटा सा झोपड़ी का घर। कोने में एक टूटी हुई चौकी पड़ी थी, जिस पर राजू की माँ बैठकर खाना बना रही थी। सूरज भी पास में बैठा था। राजू थके हुए चेहरे के साथ माँ की ओर देखता है। राजू, क्या आज भी रामलाल सेठ आया था? हाँ माँ, वो फिर से धमकी देकर गया है। कह रहा था कि जगह का किराया दे वरना ठेला हटवा दूंगा। माँ, रामलाल सेठ इतना किराया मांग रहा है कि यदि हम उसे किराया देने लगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर राजू की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चूल्हे से रोटी निकालकर राजू की ओर बढ़ाती है। बेटा, दिन भर मेहनत करते हो, लो 2 रोटी तो चैन से खा लो। माँ, कब तक ऐसे चलेगा? कभी कभी लगता है कि किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। सूरज चुपचाप बैठा सुन रहा था। अचानक बोल पड़ता है। भाई, हम किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से जीतेंगे। एक दिन हमारा नाम होगा और ये रामलाल सेठ खुद हमारे पास आएगा। राजू सूरज की ओर देखता है। उसके आत्मविश्वास से भरे शब्द सुनकर राजू की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। हाँ, तू सच कह रहा है सूरज। हाँ भाई, अगर चिकन बिरयानी इतनी स्वादिष्ट है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें और अच्छा बनाना होगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। माँ भी सूरज की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपनी मेहनत से बढ़ा सकते हैं। हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ अच्छा। राजू और उसकी माँ सूरज की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक उठती है। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है, लेकिन अब इस छोटे से घर में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह राजू और उसका भाई सूरज ठेला लेकर मार्केट की ओर निकलते हैं।
जैसे ही वे वहां पहुंचकर अपना काम शुरू करते हैं, तभी रामलाल सेठ वहां आ जाता है। गुस्से में राजू को देखता है। ओए, तुझे कितनी बारी मना किया है यहाँ ठेला मत लगाया कर। किराया तो देता नहीं और रोज फ्री में ठेला लगा लेता है। रामलाल सेठ जी, आपको तो पता ही है ना मैं कितना गरीब आदमी हूं और थोड़े बहुत चिकन बिरयानी बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूं। सेठ जी, मैं दिन भर में मुश्किल से 300 रुपए कमा पाता हूं। यदि उसमें भी मैं आपको किराया देने लगूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ठीक है, यदि तुझे किराया नहीं देना तो अभी के अभी अपना ठेला यहाँ से हटा ले, नहीं तो नौकर को बुलाकर तेरा ठेला हटवा दूंगा यहाँ से। ये सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई अपना ठेला लेकर वहां से गांव की दूसरी ओर चलने लगते हैं। भाई, अब हम क्या करें? चिंता मत कर सूरज, ईश्वर सब देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई जगह मिल ही जाएगी। चलते चलते तभी राजू की नजर गांव के एक और चौराहे पर पड़ती है। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, पर यह जगह उसके लिए सुरक्षित थी। इसके बाद राजू अपना ठेला सड़क के पास लगा लेता है। चौराहे पर राजू का चिकन बिरयानी का ठेला लगा था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन चिकन बिरयानी की गर्मा गर्म खुशबू हवा में घूम रही थी। राजू ताजे चिकन बिरयानी निकाल रहा था और सूरज ध्यान से ग्राहकों को देख रहा था। कुछ लोग चिकन बिरयानी खरीद रहे थे, लेकिन बिक्री ज्यादा नहीं हो रही थी। सूरज बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। तभी एक अमीर आदमी अपनी बड़ी चमचमाती कार से उतरता है। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। ये था पवन शंकर, पास के होटल का मालिक। वो राजू के ठेले को देखता है। ओह, चिकन बिरयानी वाले, इधर आओ। जी मालिक, कहिए। सुन, आज मेरे होटल में स्टाफ नहीं आया और कुछ मेहमान आए हैं। बिरयानी बेचते हो ना? मुझे 30 प्लेट अभी चाहिए। राजू और सूरज हैरान रह जाते हैं। ये पहला मौका था जब किसी बड़े आदमी ने इतनी बड़ी डील मांगी थी। जी 30 प्लेट बिरयानी। सुनो, याद रखना, अगर बिरयानी अच्छी नहीं हुई तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। राजू जल्दी जल्दी बिरयानी बनाने लगता है। सूरज उसकी मदद करता है। जल्दी ही वे दोनों भाई मिलकर बिरयानी तैयार करते हैं। पवन शंकर बिरयानी का पहला निवाला लेता है। वाह, बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, तुम इसी प्रकार रोज मुझे बिरयानी देते रहना। इसके बाद वो राजू को पैसे देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर राजू का चेहरा खुशी से खिल उठता है। भाई, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसके बाद शाम को दोनों भाई खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। रात का समय छोटे से झोपड़ी के घर में हल्की रोशनी टिमटिमाती। राजू की माँ और सूरज जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन साथ ही एक चिंता भी झलक रही थी। तो अब हमारी बिरयानी होटलों में भी जाने लगे। वाह बेटा। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। भाई, हमें बस जमकर मेहनत करनी होगी। हमें पहले से ज्यादा बिरयानी बनानी होंगी। पर इतनी बिरयानी बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? तेल, मसाले, चावल, ये सब चाहिए होगा। वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक डिबिया गिर जाती है और झोपड़ी में आग लग जाती है। राजू की माँ और सूरज झोपड़ी से भाग निकलते हैं। बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा सारा सामान जल रहा है। राजू, अब क्या होगा बेटा? राजू कुछ नहीं बोल पाता। आखिर वो इस गांव में क्या ही कर सकता था। गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर सो रहे थे। राजू के परिवार को इसी तरह बैठकर पूरी रात बितानी पड़ती है। सुबह को राजू अपने घर की झोपड़ी को ठीक करता है। इसके बाद राजू की माँ उससे कहती है, राजू अब क्या होगा? बिरयानी बनाने का सारा सामान जलकर खराब हो गया। राजू गहरी चिंता में भर जाता है। तभी उसका भाई सूरज बोल पड़ता है, भाई, हमें उधार लेना पड़ेगा। दुकान वाले काका अच्छे आदमी है,
अगर हम उनसे मदद मांगे तो शायद वो हमें थोड़ा सामान उधार दे दें। अगर उधार लिया और होटल ने बिरयानी लेने बंद कर दिए तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? माँ, हमारी बिरयानी ही हमारी गारंटी है। मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। माँ कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास झलकता है। राजू और सूरज गली में स्थित एक छोटी किराने की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान का मालिक शंकर चाचा एक पुराने और ईमानदार इंसान थे। वे राजू को देखकर मुस्कुराते हैं। अरे राजू, आज इतनी सुबह सुबह क्या चाहिए? चाचा, थोड़ी मदद चाहिए थी। मैंने बिरयानी बेचने का काम शुरू किया और मेरी बिरयानी होटल में जाने लगी, लेकिन कल रात मेरी झोपड़ी जल गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। चाचा, कृपया करके अभी थोड़ा सामान उधार दे दो। जैसे ही पैसे आएंगे पहला काम आपका कर्ज चुकाने का करूंगा। शंकर चाचा थोड़ी देर सोचते हैं। सूरज की उत्सुक आंखें उन्हें टकटकी लगाए देख रही थी। राजू, तू ईमानदार है और मेहनत से डरता नहीं। तुझे उधार देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक शर्त है। बस इतना कि जब तेरा काम चल पड़े तो मेरी दुकान से ही सामान लेना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी शर्त है। चाचा, आप हमें सामान दीजिए, हम वादा करते हैं कि आपको कभी धोखा नहीं देंगे। शंकर चाचा हंसते हुए सिर हिलाते हैं और राजू को सामान दे देते हैं। राजू चाचा का धन्यवाद करके सामान लेकर घर की ओर चल पड़ता है। अगली सुबह राजू के ठेले पर अब पहले से ज्यादा चहल पहल थी। अब राजू के ठेले पर अच्छे खासे ग्राहक आने लगे थे। तभी पवन शंकर, होटल का मालिक, बिरयानी लेने के लिए वहां आता है। वो देखता है कई और बड़े ग्राहक भी राजू के ठेले से बिरयानी खरीद रहे थे। पवन शंकर सोचता है, यदि इसी प्रकार इसका अच्छा काम चलता रहा तो एक दिन ये मुझसे भी आगे निकल जाएगा, जिस वजह से मेरा होटल बंद हो सकता है। कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। पवन शंकर जल्दी से राजू से बिरयानी लेता है और अपने होटल पर पहुंचता है। तभी पवन शंकर के होटल के सामने दो ग्राहक आते हैं। अरे राहुल, चल कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है। मनोज, क्या तूने नहीं सुना? हमारे गांव का राजू भाई बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है। चल ना, वहीं से चलकर कुछ खाते हैं। और वैसे भी इस होटल में बहुत महंगाई है। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। ये देखकर पवन शंकर गुस्से से भर जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर वो राजू के खिलाफ साजिश रचने लगता है। सुनो, आज रात राजू के घर जाकर उसके ठेले को आग लगा दो। बहुत उछल रहा है ना, मैं भी देखता हूँ कि ये बिरयानी कैसे बेचता है। रात का समय पवन शंकर के आदमी चुपके से राजू के घर जाकर उसके ठेले को आग लगा देते हैं, फिर वहां से भाग जाते हैं। अगले सुबह जब राजू घर से बाहर आकर अपने ठेले को देखता है तो पूरी तरह से जला होता है। आखिर ये किसने किया है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राजू की आवाज सुनकर राजू की माँ और सूरज दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ राजू? तभी राजू की माँ की नजर ठेले पर पड़ती है जो बुरी तरह जल चुका था। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्या होगा भाई? तभी शंकर चाचा जो अपनी दुकान पर जा रहे थे, उनकी नजर राजू पर पड़ती है। अरे राजू, क्या हुआ? शंकर चाचा देखो, कोई कल रात मेरे ठेले को जलाकर चला गया। शंकर चाचा ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, राजू एक मेहनती आदमी है और अच्छी चिकन बिरयानी बनाता है। किसी ने जलन के कारण उसका ठेला जला दिया होगा। राजू, तू चिंता मत कर, मेरी एक दुकान खाली पड़ी है। अगर तू चाहे तो उसमें अपनी बिरयानी बेच सकता है। और सुन, जब तक तेरा काम अच्छा नहीं चल जाता मैं तुझसे किराया नहीं लूंगा। शंकर चाचा की बात सुनकर राजू के चेहरे पर थोड़ी शांति आती है और वो कहता है, चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ जैसे गरीब को सहारा दिया।
मैं पूरी कोशिश करूंगा इस दुकान को अच्छे से चलाने की। और इसके बाद अगले दिन से राजू शंकर चाचा की दुकान में बिरयानी बेचने लगता है। धीरे धीरे दुकान चलने लगती है। अब ग्राहकों की भीड़ हर रोज बढ़ रही थी। राजू और सूरज मिलकर खूब मेहनत कर रहे थे। राजू भैया, आज तो बिरयानी बढ़िया लग रही है। अब हमें होटल जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ की बिरयानी सबसे बढ़िया है। सूरज और राजू गर्व से मुस्कुरा उठते हैं। तभी एक पंकज नाम का लड़का राजू की दुकान पर आता है। नमस्ते चाचा, मैं पंकज हूँ। आपकी बिरयानी के बारे में बहुत सुना है, आज खाने आया हूँ। राजू मुस्कुराकर प्लेट में बिरयानी रखता है। पंकज पहला निवाला लेता है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे वाह, ये बिरयानी तो सच में लाजवाब है। चाचा, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और हम आपकी बिरयानी मेन्यू में जोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर राजू खुश होता है और कुछ बिरयानी पंकज को दे देता है। पंकज बिरयानी लेकर रेस्टोरेंट में पहुंचता है। मालिक, ये बिरयानी खाकर तो देखिए। रेस्टोरेंट का मालिक कुंदन बिरयानी खाकर देखता है। अरे वाह, ये बिरयानी तो लाजवाब है, कहाँ से लाया? साहब, ये बिरयानी हमारे गांव के राजू की दुकान की है। अच्छा, तो ठीक है। उससे कहना कि हमें रोज ऐसे ही स्वादिष्ट बिरयानी चाहिए। अगर ऐसी बिरयानी हमारे ग्राहक खाएंगे तो हमारा रेस्टोरेंट और अच्छा चलेगा। इसके बाद पंकज जल्दी से राजू की दुकान पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर सारी बात राजू को बता देता है। राजू और सूरज एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं। ये उनके लिए एक बड़ा मौका था। भाई, अब हमारी बिरयानी पूरे शहर में बिकेगी। लेकिन सूरज, इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना आसान नहीं होगा। आप मेहनती हैं चाचा, और आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। हम आपको हर संभव मदद करेंगे। तभी वहां रामलाल सेठ आता है। क्या बात है राजू, आजकल तो बड़ा बिजनेस कर रहा है, हैं? हाँ मालिक, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। पर एक बात ध्यान रखना, गरीब चाहे जितना ऊपर चला जाए, उसकी औकात वहीं रहती है। सूरज को गुस्सा आ जाता है, लेकिन राजू उसे इशारे से चुप कराता है। मालिक, आदमी की औकात उसकी मेहनत और इज्जत से बनती है, ना कि पैसों से। रामलाल सेठ का कोई जवाब नहीं दे पाता और गुस्से में वहां से चला जाता है। राजू की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। सूरज के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। अब उनका सपना और भी पूरा होने वाला था। राजू शंकर चाचा का भी सारा कर्ज चुका देता है। राजू का सफर एक ठेले से शुरू हुआ था, लेकिन अब वो अपनी खुद की दुकान और एक बड़े बिजनेस की ओर बढ़ रहा था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे सफलता की ओर पहुंचाया।